हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो के साथ आए हैं। तो कुछ दिनों से कुछ कंडीशंस था तो हम वीडियो बना नहीं पाए, तो आज एक नई तरीके से वीडियो बनाएंगे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन से, जो कि क्लास CBSE 9 का। तो गौर से देखिएगा, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत वगैरह आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अपना गुरुजी। तो दोस्तों से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, फोर्स के बारे में, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एंड ऑन द एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये सारे कंटेंट्स रहेंगे हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक कम टाइम के अंदर सारी चीज को कवर करें ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर्शिया से। तो सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच बाय व्हिच of a object at rest or motion tends to remain in state of rest or state of motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो अपना वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन करने का जो कोशिश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे जड़ बोल सकते हैं, जैसे पेड़, एक पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है, जड़ के सहारे अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। आज लाइक इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अगर बॉडी मोशन में है तो उस मोशन को मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो आज कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Another first one is inertia of rest, another one is inertia of motion, another is inertia of direction। So तो पहले आपका जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपका क्या हो जाता है, अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो वो अपना रेस्ट का पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एज एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक ग्लास देख रहे हैं, ग्लास के ऊपर एक कार्ड है, उसके ऊपर कुछ कॉइन रखे हैं एक तो अगर हम लोग क्या करते हैं, फट से अगर इस कार्ड को खींचते हैं तो कॉइन क्या हो जाता है, ग्लास के अंदर ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि हम लोग फोर्स जो अप्लाई किए हैं इस कार्ड के ऊपर अप्लाई किए हैं, तो कार्ड मूवमेंट करता है लेकिन कॉइन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। तो वो अपना जो रेस्ट है, पोजीशन ऑफ रेस्ट है, उस रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और इसको जब भी खींच लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। अब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का बात जब करेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है, अगर बॉडी मोशन में है तो उस इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या मतलब क्या होता है, उस मोशन स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, गाड़ी मोशन में था, तो अचानक जब गाड़ी ब्रेक लगा देता है तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, गाड़ी रुक जाता है। लेकिन गाड़ी का ऊपर का जो ये ऑब्जेक्ट था ये कुछ सपोर्ट से इसके ऊपर बांधा हुआ नहीं था, तो ये नॉर्मली फ्री था। तो गाड़ी जब रेस्ट में आया तो गाड़ी के साथ, गाड़ी जितने स्पीड में मोशन कर रहा था ये ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर उतने ही स्पीड से मोशन कर रहा था। जैसे गाड़ी रुक गया लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो वो अपने मोशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने मोशन में रहेगा और आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आगे ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। तो ये आपका हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहता है तो नेक्स्ट उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो अपना डायरेक्शन जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे अनदर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक बस में, आप लोग जब बस में ट्रैवल करते हैं तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब बस ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। जो भैया है यहाँ पे खड़े हैं, जब मोशन में था तो ये आराम से खड़े थे, लेकिन जब ब्रेक लगाता है बस तो ये क्या होता है, आगे की तरफ झुक जा रहे हैं भैया जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बस मोशन में था तो हम भी बस के साथ मोशन में थे, लेकिन जब बस में ब्रेक लगाया तो ब्रेक बस के ऊपर लगा, हमारे ऊपर कुछ ब्रेक नहीं लगा, तो हमारा बॉडी मोशन में था। तो अपना क्या होता है, मोशन का स्टेट को मेंटेन रखते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, उस कुछ देर बाद जाके अपना इनर्शिया को कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में हम लोग क्यों जाने, क्योंकि हम लोग जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इनर्शिया को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ऊपर का पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जब बुक यहाँ पे टेबल के ऊपर रेस्ट है तो ये अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे चक्कर लगा रहे पृथ्वी सूर्य देवता के साइड चारों ओर, तो यहाँ पे वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है। ठीक है, तो आते हैं अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, in the universe everybody wants to maintain its state of rest, state of motion in a particular direction until unless an external force is applied upon it। मतलब दुनिया में हर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है तो अपना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन और स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखेगा। कब तक,
जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता। मैं सोया हुआ हूँ बेड पे, मैं तब तक सोया रहूंगा जब तक आके कोई मेरे ऊपर पानी नहीं डालेगा। तो यहाँ पे इनर्शिया वाला टर्म आता है, लेकिन बस एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। तो इनर्शिया के साथ अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा देते तो बन जाता है मेरा कौन सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे जब बैलेंस फोर्स रहेगा तब ये नहीं होगा, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट मोशन अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस फोर्स। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर क्या है, वो बैलेंस कंडीशन में है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा या अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा। तो ये बॉल रेस्ट में था, ये तब तक मोशन में नहीं जाएगा जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो भैया जी यहाँ पे किक लगाए, किक लगाने के बाद बॉल मोशन में आ गया। तो हम लोग ये आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं जी, जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास रहेगा उसको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम रहेगा उसको मूव करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे इनर्शिया का बात किया, वहां पे भी आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बस थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो मेन जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें सेकंड लॉ जो आता है वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो भैया जी दुनिया जो है बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स सिंपली पुल और पुश। कोई भी चीज को हम खाते हैं तो हाथ से उठाते हैं तो वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पानी पीना है बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो वहां पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेना है तो वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स इज सिंपली पुल और पुश विच कैन चेंज ए बॉडी रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और चेंज द डायरेक्शन। फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है, थोड़ा बैंड कर सकता है, आपका चेहरे का नक्शा चेंज कर सकता है, बहुत कामों को इजी कर सकता है, बहुत कामों को डिफिकल्ट कर सकता है, बहुत चीज आपका नुकसान होता है, बहुत चीज आपका प्रॉफिट होता है, किसके जरिए, फोर्स के जरिए। तो भैया जी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये भैया जी इसको इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। और ये भैया जी क्या कर रहे हैं, इस सामान को एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे तो मेरा हाथ बस बॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हाथ से मैं बॉल को फोर्स अप्लाई किया, ग्राउंड से फिर ऑपोजिट फोर्स आया तो ऊपर की तरफ गया, फिर से मैं फोर्स लगाया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे ओवरऑल चीजें क्या हो रहा है, फोर्स के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब फोर्स के बाद हम लोग और एक चीज जानेंगे जो क्या है हमारा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। एक बॉडी में कितना मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम सिंपली कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब मान लो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो मोमेंटम भी जीरो होगा, मतलब बोल सकते हैं बॉडी में मोशन है ही नहीं। अगर बॉडी के कुछ मोशन है तो उसका मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम जो है मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, या वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। कोई भी दोनों ज्यादा होने से मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, अगर कोई भी एक इंक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी बोल सकते हैं, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम के बारे में रहा। तो मोमेंटम का सिंबल पी से दिया जाता है और इसका यूनिट मास का यूनिट केजी हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका मोमेंटम का यूनिट। फिर आते हैं बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। तो सेकंड लॉ सिंपली क्या बताता है कि जो फोर्स है, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। बॉडी का फोर्स, बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कितना, बॉडी में मोशन में कितना चेंजेस आएगा वो डिपेंड करता है आपका फोर्स के ऊपर। तो आप लोगों ने एक चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो जितना जोर से पेडल मारते हो साइकिल उतना तेजी से चलता है, मतलब बॉडी में मोशन इंक्रीज होता है। अगर ब्रेक लगाते हो तो साइकिल उतना तेजी से रुक जाता है, धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे धीरे धीरे रुकेगा, जोर से ब्रेक लगाओगे तो जोर से रुक जाएगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर मोशन फोर्स। तो बॉडी में जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना मोशन में चेंजेस आएगा, जितना कम फोर्स होगा उतना मोमेंटम में चेंजेस कम आएंगे। तो मोमेंटम में कितने चेंजेस आएंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे तो वहां पे मास इनटू वेलोसिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी मान लो v1 है और इनिशियल वेलोसिटी का v0 था, तो m1 v1 माइनस m0 v0। और टाइम मान लो चेंज इन टाइम t1 माइनस t0। तो यहाँ पे m को अगर कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास कॉमन ले लेंगे v1 माइनस, यहाँ पे v0 की जगह आप u ले सकते हैं, v माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। तो v माइनस यू बाई टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। सो वी गेट द फॉर्मूला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सिंपली वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स बाय the second law of motion. Such second law of motion is the real law of motion because along with the theoretical definition it gives the mathematical expression also. That's why Newton's second law of motion
is known as the real law of motion. So we got the formula force equals to mass into acceleration, and force का यूनिट होता है न्यूटन. तो मास का हो जाए kg, acceleration का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द न्यूटन. तो याद रखना बेटा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितने सारे न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पे ये चीज को यूज करने वाले हैं आगे. तो आज की क्लास में हम लोग बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे न्यूमेरिकल का आगे करेंगे. तो अभी आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो ये तो भाई कर्मा है, तो जो करोगे सो पाओगे, जितना गलत करोगे उतना ही तुमको भी रिएक्शन में मिलेगा. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सबको पता है, एवरी रिएक्शन हैज देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पे अगर जितना फोर्स हम लगाएंगे, अगर कोई भी दीवार को हम लोग 5 न्यूटन ऑफ फोर्स से एक मुक्का लगाते हैं तो हमारे हाथ को भी दर्द होता है, राइट. तो ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि दीवार भी हमको ऑपोजिट रिएक्शन देता है, क्योंकि न्यूटन बाबा ने बता के गया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स रिएक्शन में मिलेगा. अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कोई डंडे से अगर एक दीवार को मारते हैं तो डंडा टूट जाता है. चीजें क्या होता है, डंडे से जितना फोर्स हम लोग दीवार में मारते हैं तो दीवार उसको रजिस्ट कर लेता है, लेकिन दीवार से जो ऑपोजिट फोर्स आता है सेम अमाउंट का, डंडा उसको रजिस्ट नहीं कर पाते तो टूट जाता है. तो भाई साहब किसी को मारने से पहले थोड़ा सोच के मारिएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, अगर F1 फोर्स इधर अप्लाई किए तो इक्वल एंड ऑपोजिट में आता है, तो रिएक्शन फोर्स. सो दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं. तो इनको लगता है कि मैं अगर धक्का इसको दे दूंगा तो यही पीछे चला जाएगा, लेकिन गलत बात है. इसको धक्का देंगे तो ये भी पीछे आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा. अब ये भाई साहब देखो, हम लोग एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए, जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक को अच्छे से टाइट से पकड़ते हैं ताकि डैमेज ना हो. इस क्यों? क्योंकि बंदूक से गोली जो आगे निकलेगा, जितना फोर्स से आगे की तरफ जाएगा उतना ही उसका रिएक्शन फोर्स मिलेगा. अब रिएक्शन फोर्स तुमको रेजिस्ट करना है. अगर तुम बंदूक को हल्के में ले लिए होगे और अच्छे से पकड़े नहीं होगे तो रिएक्शन फोर्स की वजह से कहीं पे तुम्हारा लग जाएगा और हड्डी उड्डी टूटने का चांसेस रहता है. तो बंदूक चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन को आर्मी में जैसे पूरा फिजिकल देख के लिया जाता है, तो इसका रीजन वही है. और बंदूक को पकड़ना सिखाते हैं ताकि टाइटली शोल्डर में पकड़े रहोगे तो उसको रेजिस्ट कर पाओगे, राइट. अगर हल्के में पकड़े होगे तो तुम्हारा शोल्डर का जो हड्डी वड्डी है वो टूटने का चांसेस रहते हैं. तो न्यूटन लॉ को अगर अच्छे से समझ गए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, बहुत डैमेज हो जाएगा. अब उसके बाद आते हैं मोमेंटम. मोमेंटम हम लोग क्या देखें, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी, दैट इज मोमेंटम. अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहता है. तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे. एक बॉल है यहाँ पे m1 मास का और एक बॉल है यहाँ पे m2 मास का. जो m1 बॉल जो है इनिशियली u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और यहाँ पे जो m2 का बॉल है वो मास ऑफ m2 बॉल वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, राइट. अब दोनों क्या हुए, टकराए, एक दूसरे के साथ कोलिजन हुआ. तो कोलिजन होने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिफोर आफ्टर कोलिजन. तो ये हमारा केस है. अब यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है या नहीं. तो यहाँ पे इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी. तो m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2. अब देखते हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम आते हैं कि नहीं. तो चेंज इन मोमेंटम ए कितना हो जाएगा, m1 v1 माइनस m2 v1 माइनस v1, और चेंज इन मोमेंटम बी का आ जाएगा सेम चीज. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ में हम लोग क्या सीखे कि f ऑफ f b a इक्वल्स टू f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ a b. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो सेम फोर्स आएगा, लेकिन ऑपोजिट के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किए हैं. तो यहाँ f ऑफ b a कितना आ जाएगा, m2 इंटू a2. एक्सेलरेशन का देखेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, m2 फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं, हमारे पास वेलोसिटी वगैरह है, तो यहाँ पे m2 v2 माइनस u2 बाई t कर दिए. f ऑफ a b कितना कर दिए हम लोग, m1 a1. तो यहाँ पे m1 v1 माइनस u1 बाई t कर दिए. अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें डालेंगे एफ बी और एफ ए बी में डालेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हैं, m2 इंटू वी टू माइनस यू टू बाई टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये वाला एफ ए बी की जगह बस ये पुट करें. ये जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे बस ये दो वाले को हम लोग पुट करेंगे. पुट करने के बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे, दोनों की तरफ टी है तो टी टी कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे m2 इंटू वी टू माइनस यू टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1. अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा m2 u2 m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 एंड प्लस m1 u1. अब v वाले टर्म्स को एक जगह पे करेंगे और u वाले जगह को एक जगह करेंगे तो हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा हमको
m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आ गया हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर दिए कि मोमेंटम जो था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है। बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 था और आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2 है। तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर दिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेंस द सेम बाय द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके क्लासेस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो व्हाइट बोर्ड वाला प्रेजेंटेशन था वो वाला आपको अच्छा लगता है या इस टाइप में आपको ज्यादा समझ में आता है, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, इसका प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स का भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।